नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका हमारी उस डिबेट से जुड़ी हुई पेशकश में जिसका नाम है आज का मुद्दा। और आज का विषय बहुत ख़ास है, लेकिन ये विषय क्या है ख़ास ये हम आपको बताएंगे। इलेक्शन से जुड़ा है, गोलीबारी से जुड़ा है, लेकिन क्या है सब्जेक्ट उसको जानने के लिए पहले देखिए आप ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आज का मुद्दा की तरफ। विजयपुर में वोटिंग से पहले हुए गोलीकांड से ठंड की दस्तक के बीच प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। आदिवासियों के बीच फायरिंग से राजनीति गरमाई तो बयानों के बाण भी जमकर चले। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोला। सियासी बयानबाजी से पहले आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सोमवार रात विजयपुर विधानसभा में फायरिंग। 4 आदिवासी गांवों में बदमाशों ने की फायरिंग। 9 बदमाशों पर फायरिंग और मारपीट का आरोप। बदमाशों ने लोगों से मांगी थी मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची नहीं देने पर की गई मारपीट। घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला। कांग्रेस ने मारपीट करने वाले आरोपी का संबंध बीजेपी उम्मीदवार से बताया तो दिग्विजय सिंह ने आरोपी की पूरी आपराधिक कुंडली एक्स पर पोस्ट कर दी। विजयपुर उपचुनाव में कल रात को एक घटना घट गई। आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई। ये गोली चलाने वाले कौन डकैत राजस्थान के हैं? ये बंटी रावत कौन है? ये रामनिवास रावत से इसका क्या संबंध है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे, गोलियां चलवाई जा रही है एक उपचुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्य से बचना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो। आज 11 जगह गोलियां चली है। 11 गांव में विजयपुर में गोलियां चली है। गोलियां किसने चलाई? राजस्थान के चिन्हित डाकुओं ने, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 प्रकरण है। 10-10 लोग, 9-9 लोग लगातार मोटरसाइकिलों से, बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। आदिवासियों को कहते हैं कि एक भी वोट डला तो पूरे गांव को पे गोलियां बरसा देंगे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मतदान के दौरान फायरिंग की घटना आम है, पर मतदान से पहले इस तरह की ये पहली घटना है जब मतदाताओं को डराने के लिए गोली चलाने के आरोप लगे। तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने पूरी घटना का ठीकरा उसी पर फोड़ दी। जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना, अब विजयपुर के अंदर शहरिया समाज, आदिवासी भाई और बहन, उन्हें प्रभावित करने का षड्यंत्र चली कांग्रेस। ऐसा किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट कह रहे हैं कि महावीर का नाम ले रहे, भारतीय जनता पार्टी को नाम ले रहे, ये गलत है। इसकी जांच कराई जावे, कौन है कौन नहीं है। और हम सबके साथ है, आदिवासी के साथ। जो भी परेशानी होगी हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है, सब तरह से। मैं भी तैयार हूँ। विजयपुर में सरकार के मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो आदिवासी वर्ग से आने वाले मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। ऐसे में कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं को अपना मानकर चल रही है। जैसे ही आदिवासियों पर गोली चलने की खबर लगी, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेला तो बीजेपी ने उसी भाषा में जवाब दिया। कुल मिलाकर विजयपुर में चली गोली से प्रदेश की सियासी बोली बिगड़ी नजर आई। एक बार फिर नमस्कार। तो आज का हमारा मुद्दा है विजयपुर में गोली बिगड़ी सियासी बोली। ये भी राजनीति का एक ऐसा चरित्र है जो बहुत चुनौती पैदा करता हुआ नजर आता है। जब भी कोई आपराधिक घटना होती है तो 2 दल, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे जुट जाते हैं जैसे वही दोनों सबसे खराब हैं। गोली चलाने का काम भी उन्हीं का है, माहौल बिगाड़ने का काम भी उन्हीं का है। एक दूसरे की तरफ निशाना साधता है, दूसरा उसकी तरफ साधता है, और दोनों ही टीमों के लोग लग जाते हैं कि कैसे कहीं से कुछ ढूंढा जाए और जिससे इस घटनाक्रम की सारी तोहमत किसी एक पार्टी के सर मढ़ी जा सके। ऐसा देख के लगता है क्या राजनीतिक दलों का काम अब यही बचा है? मंसल न्यूज़ के जो सुलगते सवाल हैं वो देख लीजिए। क्या वोटिंग से पहले विजयपुर में चली गोली माहौल को खराब करने की साजिश है? दूसरा सवाल है, क्या गोलीकांड ने कांग्रेस को आदिवासी कार्ड खेलने का मौका दिया है? और तीसरा सवाल है, विजयपुर की घटना कांग्रेस की प्लानिंग है,
बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है। और जाहिर तौर पर जनता सारी चीज़ों का न सिर्फ बहुत करीब से उन्हें देखती है, समझती है, बल्कि वो जानती भी है कि सच्चाई और असलियत क्या है। इसलिए बेहतर तो जनता ही है, क्योंकि एक दिन बाद मतदान है और 23 तारीख को नतीजे हैं, तो सब पता चल जाएगा कि जनता ने अगर इस कांड के लिए भी किसको जिम्मेदार माना है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं संदीप जी। और दो अन्य मेहमान कांग्रेस और बीजेपी के जो हैं हमारे साथ हैं, घनश्याम पिरौनिया जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहला आपसे ही हम पहल करके आगे बढ़ते हैं। कैसे देखते हैं आप ये पूरा घटनाक्रम, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी का ये जो आरोप है कि उंगली दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए लगे हुए हैं पीछे, कैसे देखते हैं? क्या चुनावी बोली है ये गोली? देखिए शरद जी, वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं बहुत कम आई हैं। बिल्कुल कि मतदान के 2 दिन पहले और हुई है घटना। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां मतदान के दिन कई बार हिंसक घटनाएं हुई हैं और मामले भी सामने आए हैं, किस दल के लोग थे, क्या थे। लेकिन ये पहली बार मेरी जानकारी में है कि इस तरह की घटना मतदान से पहले हुई। शरद जी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वोट उन्हें चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, वो सोचती है कि आदिवासियों की हम पैरवी करेंगे तो वोट मिलेंगे। बीजेपी भी यही करेगी कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। ये रही बात राजनीतिक दलों की। लेकिन सवाल ये उठ रहा है शरद जी कि कल शाम को चुनाव प्रचार थम गया था और ये बाहरी लोग उस इलाके में थे कैसे, और जिन लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया, राजनीतिक दल अपनी बात कहेंगे, क्या चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो तस्वीर साफ करता? निर्वाचन जो अधिकारी हैं जिले के, उन्हें सामने आके तस्वीर पूरी तरह साफ करनी चाहिए शरद जी। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय था जब चुनाव आयोग, प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी सामने आके पूरी तस्वीर स्पष्ट करते कि वास्तविकता है क्या। देखिए, कांग्रेस ने एक अपराधों की सूची जारी कर दी, अपराधी बता दिया, 11 जगह गोली चली, तमाम चीजें हैं। बीजेपी अपनी बात कह रही है। ऐसी स्थिति में अगर निर्वाचन अधिकारी सामने आके, चुनाव आयोग आके बात ये कहता कि इस तरह की घटना है, इस तरह के लोग शामिल हैं, हम किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज राजनीतिक मुद्दा तो बनती, लेकिन खत्म हो जाती है अब तक जो अभी बनी हुई है। बड़े सवाल खड़े करने की कोशिश आपने की है। घनश्याम जी, आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी को, क्या कारण है कि इसमें बहुत वस्तु स्थिति प्रशासनिक स्तर पर, निर्वाचन आयोग के स्तर पर, निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर जिस रूप में आनी चाहिए, अभी मेरे पास भी ये मुकम्मल जानकारी नहीं है कि निर्वाचन आयोग या ज़िला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम कलेक्टर होते हैं उनकी तरफ से इसमें वस्तु स्थिति क्या है, इसलिए मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हो सकता है उनकी जानकारी आप अपडेटेड हों तो हमें बताइएगा। लेकिन फिर भी एक बाहरी लोग वहाँ कैसे थे, कहीं कुछ चूक हुई क्या? भले ही वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनका इरादा कुछ लूटपाट या जो भी होगा, क्योंकि वो सीमावर्ती राजस्थान से लगा क्षेत्र है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। उनका क्या ध्येय मंतव्य होगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है या हुई भी होगी, इतना मेरी जानकारी है। लेकिन कांग्रेस का काम भारतीय जनता पार्टी को ये बदनाम करने का रहता है। कैसे तो भी माहौल को कैसे गरमाया जाए, कैसे परिवर्तित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि वो चुनाव से बाहर हो रही है, जनता उनको नकार रही है, और इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाना, भ्रम फैलाना कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी या ये ऐसे करा रहे हैं, मैं लगता है ये जनमानस वहाँ की जनता जो हम सब जिनको अच्छे से हम भली भांति परिचित हैं, सब जानती है जनता, और वो अपने मत का उपयोग ठीक प्रकार से करने वाली भी है। इन बातों में वो नहीं आने वाली है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा जिन वर्गों के कल्याण के लिए जो काम हमारी सरकारों ने किए हैं, उस आधार पर हम सब वोट मांग रहे हैं।
और रही ये इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, प्रशासनिक स्तर पे उसकी संज्ञान में भी लिया जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है और बहुत सारे जो भी गिरफ्तारियां हैं ये हैं, सब उस पर जी प्रशासन काम करेगा, कर भी रहा है। घनश्याम जी, दोनों दलों के प्रमुख नेताओं को और दोनों प्रत्याशियों को और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सामने आना था कि इस घटना से कोई भयभीत ना हो मतदाता विशेष करके, और वो निर्भीक होकर एक दिन बाद होने वाले अपने मतदान से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करे। हम हो सकता है अपील की भी गई हो, लेकिन बंसल न्यूज़ भी ये विनम्र अपील करता है। मध्य प्रदेश शांति के टापू की अपनी छवि को लेकर आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां आती हैं, लेकिन संगठित अपराध का ये गढ़ नहीं है, ये बात अभी भी कही जा सकती है। तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पूरी इस बात की ताकीद की गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों वहाँ पर, तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मेरे ख्याल से बुंदेला साहब भी इस बात से तो सहमत होंगे। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है और जांच की मांग करना, विपक्ष की निष्पक्ष जांच की मांग करना वाजिब है। जी बुंदेला साहब। देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले आज संदीप पौराणिक जी की बात का बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश इस तरह की भूमि नहीं है जहां इस तरह की राजनीति हमें देखने मिलती हो, और इस जगह मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल साफ सुथरी, इस तरह की दूषित राजनीति नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कल घटनाक्रम हुआ है कि जहां आदिवासी समाज पर गोलियां चलाई गई, और आश्चर्य इस बात का शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी उल्टा हमको कटघरे में खड़ी कर रही, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद अपनी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही। आप भी तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप है। सर मैं नहीं कह रहा था, सरकार उनकी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर समय पर प्रशासन ने ये जो बाहर के नंबर की गाड़ियां दिख रही हैं, अगर आपने उनको बंद कर लिया हो, तो उनके कागज चेक कर लिए होते, आईडी चेक कर लिया होता, तो शायद ये इस तरह की घटना ना होती। लेकिन ये ऐसा देखा जाता है कि जिस गाड़ी पे लगता है कि भाई ये किसी भाजपा समर्थित नेता की गाड़ी है, ठीक है, झंडा तो अभी नहीं रहता, तो उसको, उसके लिए इनका नजरिया, इनका कहीं ना कहीं बिहेवियर, उनका व्यवहार बदल जाता शासन का उस गाड़ी के लिए। और जो गाड़ी उनको मालूम कि निर्दलीय प्रत्याशी की, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों की गाड़ी है, तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात शरद जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले रामनिवास रावत जी ने हमारे प्रत्याशी को कहा था आतंकवादी, मतलब उनको नहीं, उनने पूरे आदिवासी समाज को आतंकवादी कहा था। और कल का जो गोली कांड है कहीं ना कहीं बताता है कि भाजपा क्या सोचती है आदिवासी समाज के बारे में, कैसी मानसिकता रखती है। आप देखें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को डराया ना गया हो, मारा ना गया हो, पीटा ना गया हो। हमें नेमावर की घटना सबको याद है, हमको सबको याद है अब सीधी की घटना जहां एक आदिवासी के कपाट पर पेशाब किया गया भाजपा नेता के द्वारा। लेकिन शरद जी, आश्चर्य इस बात का है, सबसे पहले शासन को चाहिए था, गृह विभाग को चाहिए था कि सबसे पहले आप जांच करते कि अगर बंटी रावत है, अगर वो कैसे आया, बंटी रावत का रामनिवास रावत से क्या संबंध है, ये सारी बातों पर चर्चा होनी थी। आप उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम, कोई दिक्कत नहीं, आप हम पर आरोप लगाइए, हम पर आरोप लगा रहे, मतलब आप अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, आपका गृह मंत्रालय जो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी कारण इस तरह की घटना हुई। और चुनाव अधिकारी जो है, निर्वाचन अधिकारी, वो तो साहब देखिए घेरे में ही है कि उनकी जानकारी में ये क्यों नहीं था और उनकी कार्रवाई में इतना विलंब क्यों, इस तरह की घटना घटित कैसे हुई। ये हमारे जो दो मेहमान हैं उनके पीछे पटाखों की आवाज़ है, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। गोली जरूर चली है वहाँ पर, लेकिन ये पटाखों की आवाज़ है जो 11 के दिन, 11 की पूजा के बाद जिसकी शुभकामनाएं आप सभी को हैं, वो है। नहीं तो आप इसको भी जोड़ लीजिए कि पता नहीं पीछे धमाकों की आवाज़ क्या आ रही है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, रहेगा। संदीप जी, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर बीजेपी की तरफ कांग्रेस उंगली उठा रही, तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ उंगली उठा रही, तो बीजेपी अपनी संभावनाएं क्यों बिगाड़ेगी। आमतौर पर ऐसे घटनाक्रम अगर घटते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उस दल को जिसकी संलिप्तता संदेह के दायरे में होती है। तो ये दोनों दल क्यों एक दूसरे की विश्वसनीयता को, और कांग्रेस भी ऐसा क्यों करेगी, ये भी समझ में नहीं आता है। तो दोनों ही दल ये चीज़ करके, बजाय इसके कि उन तत्वों तक पहुंचा जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको धर दबोचा जाए, सच्चाई सामने लाई जाए।
देखिए शरद जी, ये हम कल से देखेंगे कि दोनों दल बात करेंगे कि जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अभी तो मामला वोट का है, तो वोट हमें कैसे मिलेगा इसकी कोशिश तो दोनों राजनीतिक दल करेंगे। इसके पीछे कौन है, क्या है, ये तो परिस्थिति सामने बाद में आएगी। और कल के बाद जब मतदान हो जाएगा उसके बाद आप देखिए बयानबाजी एकदम बदल जाएगी, क्योंकि जो मकसद है वोट पाने का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय शरद जी इस समय ये है कि जो घटनाक्रम हुआ है, क्या वहाँ के मतदाता अपने आप को बहुत बेहतर पा पाएंगे कल वोटिंग के लिए? प्रशासन के सामने नई चुनौती है शरद जी, ये लोगों में भरोसा पैदा करे, वो वोटर को बाहर निकाले। क्या विधानसभा के बराबर पोलिंग हो पाएगी या उससे कम होगी? ये एक नए तरह की चुनौती श्योपुर प्रशासन के सामने खड़ी हुई है। अगर वो इसको मामले को शांत करके बेहतर वोटिंग करा लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वहाँ की जनता इस तरह के हमलों से या इस तरह की वारदात से डरी नहीं है। और अगर मान लीजिए वोटिंग बहुत कम होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह कटघरे के घेरे में रहेगा, मुझे लगता है। घनश्याम जी इस पर रोशनी डालेंगे। घनश्याम जी, आप ही के क्षेत्र से जुड़ी बात है, ग्वालियर चंबल से। आप बेहतर समझते हैं भावभूमि को वहाँ की, और ग्वालियर चंबल का व्यक्ति पीछे नहीं हटता है और डरता भी नहीं है। आप बंदूक की गोलियों की धाएँ धाएँ वहाँ कभी किसी समय गूंजा करती थी, लेकिन वो सब अतीत की बात हो गई है। अब छिटपुट आपराधिक घटनाएं होती हैं जो कि निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं होनी चाहिए, या ये भी नहीं कहूँगा कि सब रुक जानी चाहिए, क्योंकि अपराध का चरित्र सामाजिक भी है और उसके पीछे लोभ, लालच और इन सब का भी एक बड़ा गणित है। लेकिन ये जो संदीप जी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पोलिंग पर इसका असर नहीं आना चाहिए, इसके लिए फ्री एंड फेयर एंड बिल्कुल तनाव मुक्त निर्भीक मतदान के लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन को, सरकार को वहाँ करनी है। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। तनाव मुक्त मतदान वहाँ के मतदाता करें, ऐसी व्यवस्था शासन प्रशासन करेगा भी और कर भी रहा है। और दूसरा, पौराणिक जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही, हमारे विद्वान मित्र बुंदेला जी ने भी कही। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि देखिए, अभी बुंदेला जी ने कहा कि कोई बंटी रावत का नाम इन्होंने बताया। अब आप बताइए, प्रत्याशी भी रावत है और अपने नाम को खराब कराने के लिए रावत से वो इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों कराएगा? अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाने का है। दूसरा भी बुंदेला जी ने कहा आदिवासियों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी सरकारों में क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि वर्षों से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल बुंदेला जी सही कह रहे हैं। आपकी सरकारें रही, प्रदेश में रही, केंद्र में रही, अनुसूचित जनजाति वर्ग पर जिस प्रकार का अत्याचार आपकी सरकारों में हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। और तो और आप देखेंगे, 14 महीने की जब सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो 1000 रुपए हमारे आदिवासी महिलाओं को देने का काम खास तौर पर उसी स्थान पर किया था, उसको भी बंद कराने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं किया था। और दूसरा मैं निवेदन करता हूं, हमको बड़ा गर्व होता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का कल्याण अगर किसी पार्टी ने, कितनी सरकारों ने किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। हमको गर्व होता है कि आज देश में राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी इस वर्ग विशेष, समुदाय विशेष से आती हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के बुंदेला जी जवाब दीजिए, आगे लाने का काम किया है। और तो जी, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के जी जवाब लेता हूं घनश्याम जी, संवारने का काम। और मैं शरद जी एक मैंने और निवेदन करता हूं कि जो वाल्मीकि समाज सबसे आखिरी में आती है, वो वाल्मीकि समाज से भी 2-2 सांसद बनाने का, राज्यसभा में भेजने का काम जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी, अब सुन लेते हैं, बुंदेला जी बताते हैं आपको। जाति वर्ग के ऊपर हमारी सरकारें काम नहीं कर रही है। हमारी सरकारों ने इतने काम किए हैं, इतनी सरकार कांग्रेस की कभी नहीं कर पाई। बोलिए बुंदेला साहब। शरद जी, मुझे ऐसा लगता है घनश्याम पिरोनिया जी को शायद एनसीआरबी के आंकड़े देखना चाहिए कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तो सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तो दलित आदिवासी हुए। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं दलित आदिवासियों के साथ हुई हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार बहु बेटियों के साथ हुए, दलित आदिवासी वर्ग के बहु बेटियों के साथ हुए। शायद इनको आंकड़े पता। देखिए, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आप
प्रधानमंत्री बना दे, मंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, उससे कभी उत्थान नहीं होता। अगर उत्थान होता तो मध्य प्रदेश में हमने ओबीसी आरक्षण सबसे पहले 14 प्रदेश किया, शरद जी आप जानते हैं, हमने 27 किया। आपका ओबीसी मुख्यमंत्री लगातार 18 साल रहा, अभी भी ओबीसी मुख्यमंत्री, लेकिन आज तक आप ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दे पाए। इससे साबित होता है कि आप किसी भी वर्ग के किसी व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बना दे, मंत्री बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुंदेला जी, मैं इसके पहले घनश्याम जी को भी सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों, जिस तरह आप लोग आरोप दोनों पार्टियां लगाती हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग तो समाज के अलग अलग वर्गों को बांटने के लिए या उनकी संभावनाओं को नष्ट करने के लिए सत्ता में आते हैं। ऐसा परसेप्शन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं, बीजेपी कहती कांग्रेस ने सारा गड़बड़ कर दिया, कांग्रेस कहती बीजेपी ने कर दिया, तो इस चुनावी राजनीति का अर्थ क्या रह गया फिर? सीधी बात है, विजयपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। हम साफ कहते हैं, देखिए कि विजयपुर चुनाव हम जीत रहे हैं। बुधनी में हम ये स्वीकार करते हैं कि बुधनी में तगड़ी फाइट है। बुधनी में हम ये नहीं कह रहे कि हम हार रहे हैं या जीत, लेकिन हम इतना हम कह रहे हैं कि हम फाइट में हैं। अब मतलब ऐसा नहीं कि भाजपा का वहां अपर हैंड है, अच्छी फाइट है, लेकिन हाँ हम ही कह सकते हैं कि विजयपुर उपचुनाव हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। और उसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उसकी जो परेशानी है, जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो इस रूप में निकल कर आई है कि कल ये गोली चलाई गई आदिवासी समाज पर, ये कहीं ना कहीं डराने धमकाने, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमने पृथ्वीपुर उपचुनाव में शरद जी सारी चीजें आंखों से देखी हैं। ये होता है, भाजपा का स्टाइल है, सरकारों का स्टाइल है कि जिस दिन वोटिंग होगी मुख्यमंत्री जी उस जिले के किसी तहसील में अपना हेलीकॉप्टर उतार देंगे ताकि दबाव बना रहे। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन मुख्यमंत्री जी ओरछा में दर्शन कर रहे होंगे ताकि दबाव बना रहे। सुनील नायक जी की हत्या हो गई थी उस समय। सुनील नायक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। बनाई गई संविधान का शब्द जी कभी सम्मान इन्होंने किया नहीं, इसलिए इस तरह की चीजें करते हैं। सुनिए आपको ध्यान में है कि नायक जी के विषय में आप कहेंगे तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, और जो हुआ था घटनाक्रम उसके लिए जो दोषी था वो जेल में रहा है। आप वो विषय लेकर कैसे आ रहे हैं घनश्याम पुरोनिया जी बीच में? क्या आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? क्या आपको हाईकोर्ट पर विश्वास? चलिए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपने कांग्रेस की बात करी, भाजपा की बात करी, तो मैंने इसलिए कहा कि हमारे प्रत्याशी थे, उनकी हत्या हुई थी उस समय। चलिए देखिए, अपराधी की ना कोई संलिप्तता संलग्नता होती है, वो ना किसी दल का होता है, उसका चरित्र है अपराधी, ना वो उसकी जाति है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसकी कोई संलिप्तता। वो आता भी है तो एक संरक्षणवादी सोच को लेकर आता है कि इस पार्टी में आया। तो ये आरोप आप दोनों काफ़ी मढ़ते हैं एक दूसरे पर, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रमों की वजह से ना कांग्रेस कलंकित हो जाती है, ना बीजेपी को आप दोषारोपित कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोगों के कृत्य हैं जो आवेश में आके अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं या स्वभाव से ही आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनको ना हटाएं, और मुझे लगता है आप दोनों ये आश्वस्त करें कि अधिक से अधिक वोटिंग हो विजयपुर में, बुधनी में, और जनता बिल्कुल चिंता ना करे। इस देश का लोकतंत्र बहुत सबल और बहुत मजबूत है, और इतना सक्षम है यहाँ का पक्ष भी, यानी सरकार भी और विपक्ष भी, कि कहीं कोई अधर्म और अनीति नहीं होने देगा। संदीप जी। स्वाभाविक सी बात है शरद जी, उम्मीद तो यही करते हैं, और सब कोशिश भी होनी चाहिए कि अगर किसी तरह का भय या डर पैदा हुआ है तो ये रात है प्रशासन के पास, उसे ख़त्म किया जा सकता है, लोगों को वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि प्रतिशत गिरा तो ये कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी ये सोचना होगा कि हर चीज़ के लिए, जब न्यायालय भी कह चुका है, देश का सर्वोच्च न्यायालय, कि आप हर चीज़ के लिए हर मसला मेरे पास ले आते हैं, तो कल ये भी ना हो कि इस पर भी किसी कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की आए कि अगर चुनाव के आसपास कोई घटनाक्रम, आपराधिक वारदात हो, तो संबंधित राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वो इसका दोषारोपण एक दूसरे पर ना करें, और ये ज़िला प्रशासन और ज़िला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रखे। क्योंकि कई बार जैसे भेड़िया आया की जो कहानी आपने, हमने सबने सुनी है, जब हम इस तरह का भय पैदा करते हैं, हो सकता है मतदाताओं का एक छोटा वर्ग इससे ग्रस्त हो जाए या अधिक संख्या में हो जाए, तो ये लोकतंत्र का नुकसान है। बड़े मन से देखिए, और अटल जी कहते भी थे, उनकी प्रिय कविता रही है कि
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो बड़े होने के लिए आरोपों की ज़रूरत नहीं है। जनता के मन में जाइए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, अपने भावभूमि बनाइए। जनता बड़ी भोली है और उतनी ही निरपेक्ष भी है, इसका ध्यान रखिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।